Afternoon everyone. Today I will be discussing the history of atomic model, a journey that begins with pure imagination and evolves through experimental sciences. तो आज मैं आप सबको एक टाइम ट्रैवल जर्नी पे लेके जाना चाहूँगी। एक ऐसे कॉन्सेप्ट की एवोल्यूशन की हम बात करेंगे जो केमिस्ट्री की बैकबोन है। तो शुरुआत सबसे पहले एक अजम्पशन से हुई थी। जस्ट एक आइडिया था कि मैटर छोटी से छोटी यूनिट से मिलकर बना है और आज हम उसी मैटर के अंदर के क्वांटम वर्ल्ड तक जा पहुंचे हैं। तो हर नए मॉडल ने पुरानी मॉडल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा और नए मॉडल की नीड को क्रिएट करा। तो आज हम उन्हीं मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे क्लास। सबसे पहले आते हैं डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने कहा कि मैटर को हम जितना भी डिवाइड कर लें, अल्टीमेटली स्टेज ऐसी आएगी जब उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे पार्टिकल्स को उन्होंने एटम्स कहा। हमारे इंडिया में महर्षि कनाडा ने भी कुछ सिमिलर ही कहा था। उन्होंने ऐसे पार्टिकल्स को परमाणु कहा। ये 400 BC की बात है, जब इतनी बात बोलनी हुई बड़ी बात थी। ये दोनों प्योरली इमेजिनेशन बेस्ड आइडियाज थे, मतलब बिना किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है कट टू अर्ली 1800 में डाल्टन्स ने पहली बार एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़े थे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली ये थ्योरी दी। इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने बिलीव करा कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। According to law of conservation of mass, atoms can neither be created nor can be destroyed. एक और क्या उनकी हाइपोथेसिस थी कि उन्होंने बोला कि सेम एलिमेंट्स के एटम आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल होते हैं इन इट्स मास एंड प्रॉपर्टीज। इसके बाद लास्ट हाइपोथेसिस थी उनकी कि कंपाउंड्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं इन अ फिक्स्ड केमिकल रेशियो। तो एटम्स कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो। डाल्टन की थ्योरी रिवोल्यूशनरी तो थी अपने टाइम में, लेकिन साइंस तो वेट कम करता है। तो the work of J.J. Thomson and Ernst Rutherford actually laid the foundation of modern picture of atom. डाल्टन ने तो हमें मोटा-मोटा ये बोला था कि एटम एक सॉलिड बॉल की तरह है, लेकिन the work of J.J. Thomson and Ernst Rutherford actually laid the foundation of modern picture of atom. It is now believed that atom consists of several subatomic particles like electron, proton, neutron. Out of these, electron, proton, neutron are called fundamental particles. After the discovery of electron and proton, क्वेश्चन अराउज हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल एटम्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसका जवाब दिया जे.जे. थॉमसन ने। In the form of Thomson's plum pudding model. इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। कैसे? जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स हमारे एम्बेडेड होते हैं, इसी तरीके से एटम के अंदर
एटम जो होता है हमारे पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसके अंदर हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ये हमारा एटम है जो कि पूरे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं यूनिफॉर्मली। जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्योंकि एक स्टैटिक मॉडल था, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है, तो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। अब इसके बाद और हमारी फर्दर डिस्कवरीज हुई। थॉमसन के उससे तो हमें खाली पता चला कि एटम के अंदर एटम के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है। चौथा मॉडल था हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल। एक्चुअली था क्या कि रदरफोर्ड जो थे हमारे थॉमसन के स्टूडेंट थे, तो थॉमसन का मॉडल एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए 1911 में गीगर एंड मैक्सवेल के साथ रदरफोर्ड ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे यूजिंग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हमारा बेसिकली क्या होता है, हीलियम 2+ आयन होता है, आइसोलेटेड हीलियम 2+ आयन होता है। तो उन्होंने क्या करा कि थिन गोल्ड फॉइल के अगेंस्ट उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कराना शुरू करा। तो होना क्या चाहिए था कि अल्फा पार्टिकल हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। हमें थॉमसन की उससे पता चला कि एटम जो है होल पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव आपस में रिपेल करने चाहिए थे। तो हमारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे डिफ्लेक्ट कर जाने चाहिए जब हमने उन्हें स्कैटर कराना शुरू करा, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हमारे स्ट्रेट निकल गए विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द एटॉमिक स्पेस इज एम्प्टी ही होगा जब भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अगर पूरे में स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो हमारा डिफ्लेक्शन होता है रिपल्शन की वजह से। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द atomic space is empty, while if few of the alpha particles were deflected through moderate angles, कुछ अल्फा पार्टिकल मॉडरेट एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, जबकि कुछ लाइक 20 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल वापस अपने बात पे चले गया। तो इससे क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर स्मॉल डेंस पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसी को उन्होंने न्यूक्लियस बोला। एटम हैव अ स्मॉल डेंस positively charged center और न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड के मॉडल में एक दो चीज उन्होंने बोल दी कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे है। तो जैसे सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हमारे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व कर रहे हैं तो कुछ स्पीड से
रिवॉल्व कर रहा होगा, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे mv²/r इज बीइंग काउंटरबैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कि q1q2/r is being counterbalanced by the force of attraction by the electron. अब जो रदरफोर्ड का मॉडल था ये क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड था. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, when a charged particle moves under the influence of an attractive force, it emits radiation in the form of electromagnetic radiation. As a result of this, क्या होना चाहिए था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है क्लोजर एंड क्लोजर टू न्यूक्लियस मूव करेगा फॉलोइंग द स्पाइरल पाथ एंड अल्टीमेट रिजल्ट उसका क्या होगा, इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस मेकिंग देवर मेकिंग द एटम अनस्टेबल. बट क्या एटम अनस्टेबल होता है? नहीं. बोर्न ने कैलकुलेशन करी और पॉइंटेड आउट करा कि ये फॉल न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁸ सेकंड के अंदर हो जाएगा. बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा होता है. तो ये उसकी रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि वो अकाउंट नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम. एक और चीज क्या थी कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है. तो जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. बट द एक्चुअल ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड लाइंस विद डेफिनेट फ्रीक्वेंसी. मतलब कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाय द एटम इज नॉट कंटिन्यूअस. इसके बाद नेक्स्ट मॉडल हमारा आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर का जो मॉडल था वो रदरफोर्ड का मॉडल का बेसिकली मॉडिफिकेशन था इन द लाइट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में मोटा मोटी एक डिफरेंस समझ लेते हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि एनी वैल्यू इज पॉसिबल. अगर सपोज हम पत्थर फेंकना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कितने भी मर्जी के पत्थर फेंक सकते हैं, किसी भी साइज के, कैसे भी. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है कि ओनली सिलेक्टेड वैल्यूज, ओनली सेट ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल. कि इस साइज के या इतने ही हम पत्थर फेंक सकते हैं. तो बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स. लेकिन बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड लेकिन ओनली इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. ऐसा नहीं कि बहुत किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in discrete orbits called stationary orbits. Out of infinite number of possible circular orbits, infinite number of possible circular orbits हो सकते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन खाली रिवॉल्व करेगा उन ऑर्बिट्स में जिनका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए h/2π हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2h/2π हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h/2π हो जाएगा. इन दिस मैनर एंगुलर मोमेंटम हमारा क्वांटाइज हो गया और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं. टिल द टाइम इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एनी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, मतलब उसमें लॉस नहीं होगा एनर्जी.
एनर्जी का, जो कि बोर्स ने बोला था कि कंटिन्यूसली एनर्जी का लॉस हो रहा है। इन दिस मैनर बोर वाज एबल टू ओवरकम Rutherford's difficulty to account for stability of atom। दूसरा उन्होंने क्या बोला था कि each stationary orbit is associated with a definite amount of energy। As the distance increases, the energy will increase। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेगा तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा हमारी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन उसकी एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर फिक्स रहेगी। खाली एनर्जी का चेंज कब आएगा, जब वो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो एनर्जी एमिट करेगा। एक ऑर्बिटल से दूसरा ऑर्बिटल में जाएगा तब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा ऑर्बिटल से बाहर आउटर ऑर्बिट से इन ऑर्बिटल में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, एनर्जी is absorbed and emitted from one orbit to another। तो बोर ने एटम के स्ट्रक्चर को एक नया डायमेंशन दिया, हमें क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिटल जम्प्स और स्पेक्ट्रल लाइंस तक का कॉन्सेप्ट क्लियर करा। लेकिन बोर का जो मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन या यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग जिसे हम जीमन इफेक्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग बिहेवियर, ये सब इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाया। ओनली वैलिड फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ्स में दिखाना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता है। doesn't give exact path of electron। तो अब बोर के मॉडल के बाद सवाल ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमते हैं तो फिर घूमते कैसे हैं। इस सवाल का जवाब दिया श्रोडिंगर ने इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें मिलते हैं ऑर्बिटल्स। तो श्रोडिंगर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व नहीं करते हैं ऑर्बिट के अंदर, बल्कि ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑर्बिटल हमारे क्या होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये प्रोबेबिलिटी जोन्स 3D शेप के होते हैं, जैसे कि SPDF। इससे हमें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। और प्लस मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का जो नहीं समझा पाया था बोर का मॉडल, वो भी इस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन हुआ। तो multi electron
periodic properties. तो श्रोडिंगर जो मॉडल था वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट जरूर था, लेकिन प्योरली मैथमेटिकल था। इसकी भी लिमिटेशन की अगर बात करें, लिमिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, प्योरली मैथमेटिकल था ये। इसमें श्रोडिंगर वेव फंक्शन यानी कि तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। श्रोडिंगर वेव फंक्शन हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन इसको स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या एनर्जी हम प्रेडिक्ट नहीं की जा सकते, बट वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। तो कॉम्प्लेक्स फॉर बिगिनर्स हमने पीछे देखा कि एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स की हमें सिर्फ शेप के बारे में तो पता चल रहा है, लेकिन एसपीडीएफ ऑर्बिटल की शेप समझना एक बेसिक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। तो डेमोक्रिटस ने हमें क्या बोला था? डेमोक्रिटस ने सिर्फ इमेजिनेशन से बोला था कि मैटर ऐसी यूनिट से मिलकर बना है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और आज हम उसी एटम के अंदर की प्रोबेबिलिटीज जोन्स तक जा पहुंचे हैं। डाल्टन ने एटम को सॉलिड बॉल माना, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन हमें दिखाया, रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस दिखाया, और बोर ने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करा, और श्रोडिंगर ने कहा कि atom is not about path, it's about probability. Electron is not about path, it's about probability. तो अगर आज एक स्टूडेंट एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसमें 6 साइंटिस्ट की मेहनत, 2000 साल की सोच और काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स छुपे होते हैं। That's all about it. Thank you. It was a privilege to walk you through this timeless journey.